हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आधुनिक काल। आधुनिक काल का अगर हम समय देखें तो इसका शुरुआती जो समय था वो सन 1850 था। उस समय उस समय अगर हम ये कहें कि रीतिकाल का बाद की अवस्था थी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रीतिकाल के बाद का जो काल था वो आधुनिक काल कहा गया। फ्रेंड्स, इसको हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पद्य का विकास तो पहले से ही था, इस काल में गद्य का भी विकास होने लगा। इसमें कहानियां, समालोचना और सबसे बड़ी बात पत्रकारिता को भी स्थान मिलने लगा। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फ्रेंड्स, तब 1800 विक्रम संवत में क्या हुआ था, कुछ ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से आई और यहाँ पे उन्होंने देखा कि राजाओं की आपसी फूट है, तो उनकी आपसी फूट का लाभ उठा करके उन्होंने यहाँ पर अपने पैर जमा लिए। जब यहाँ उनके पैर जम गए तो यहाँ फिर क्या हुआ, पाश्चात्य सभ्यता का भी विकास यहाँ होने लगा। यहाँ जो है तब से इनका विकास हम मानेंगे कि होने लगा था। तो उन लोगों ने जब यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया आपसी फूट के कारण राजाओं की, तो उन्हें शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने हमारी ही जनमानस की जो भाषा थी, गद्य भाषा, उसको अपने शासन की भाषा बनाया और इस तरीके से उन्होंने अपना शासन चलाया। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो आधुनिक काल की विशेषता जो है वो खड़ी बोली या गद्य भाषा हम कहें तो ये समीचीन होगा, सही होगा, कि गद्य काल का, गद्य भाषा का इस आधुनिक काल में बहुत अधिक विस्तार हुआ था। फ्रेंड्स, उस समय मुद्रण आविष्कार के कारण भी भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, उन्होंने जो आर्य समाज के ग्रंथ लिखे थे वो भी उन्होंने गद्य भाषा में लिखे। और फिर ये जो हमारे देश में मिशनरीज आए थे या ब्रिटिशर्स हम कह सकते हैं आए थे, इन्होंने जब अपने देश में पैर जमा लिए तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे पैर तो जम गए, क्यों ना हम अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार करें। तो मिशनरियों ने क्या किया, उन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ की गद्य भाषा में किया। तो इस तरीके से गद्य का और अधिक विकास हुआ और इसे जो है हिंदी आधुनिक काल का एक विशेषता के रूप में गद्य को हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं आधुनिक काल की शुरुआत की बात करूं तो राजा लक्ष्मण सिंह और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी और आपके श्रीधर पाठक जी, ये लोग जो थे ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। और फ्रेंड्स, ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, उसको बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य में करने के लिए प्रेरित किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको प्रांजल रूप भी कहा। तो इस तरीके से गद्य का विकास हुआ। और उससे पहले एक चीज मैं और आपको जानकारी देना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जब देश हमारा पराधीन हो गया, लोगों मतलब ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया, तो यहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी वो गद्य भाषा में लिखी और अपना जो देश प्रेम का उनके मन में एक सैलाब उमड़ रहा था वो उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली में शुरू कर दिया बोलना। तो इस तरीके से खड़ी बोली का विकास हुआ। उधर जब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये लोग जो ब्रज भाषा में काव्य कर रहे थे, और ब्रज भाषा को उस समय कहा जाता था फ्रेंड्स श्रृंगारी भाषा। श्रृंगारी भाषा क्यों कहते थे? क्योंकि ब्रज भाषा ज्यादातर संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार के लिए यूज होती थी, कि किसी प्रेमी प्रेमिका का मिलन है या विछोह वाली बात है, तो ज्यादातर श्रृंगार वर्णन में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन आधुनिक काल में आते आते तक क्या हुआ, उसका जो विकास है वो खड़ी बोली ने ले लिया। तो इस तरीके से गद्य ने आधुनिक काल में अपनी विशेषता को हासिल किया। तो ये तो आपने जानकारी ली आधुनिक काल के बारे में। फ्रेंड्स, इसके वर्गीकरण को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आप लोग इसको देखिए। और मैं यहाँ साइड में ही खड़ी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। इसके पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले भारतेंदु युग है। इसकी समयावधि है 1850 से 1900 तक। और इसके जो कवि थे
वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। फ्रेंड्स इसके बाद है द्विवेदी युग। 1900 से 1920 तक का जो समय था वो हमारा द्विवेदी युग का था। और इसके जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जी थे। उसके बाद आई है छायावादी युग। 1920 से 1935 तक की समयावधि थी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इसके थे जो कवि थे। इनको हम कहते हैं कि छायावाद के आधार स्तंभ भी हम कहते हैं, और ऐसे याद रखते हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, शॉर्ट तरीके से इन्हें हम याद कर सकते हैं। फिर है छायावादोत्तर युग। ये फ्रेंड्स है 1936 से 1947 तक का। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन ये इनका उपनाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन जी इनके कवि थे। फिर इसे प्रगतिवादी युग 1936 से माना जाता है। इसके कवि थे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। फ्रेंड्स उसके बाद आ जाइए प्रयोगवादी जो युग था वो 1943 से था। और अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह इसके जो कवि थे। नई कविता जो थी वो 1951 से थी। और रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र जी इनके मुख्य कवि थे। फ्रेंड्स यहाँ मैं अभी आपको बहुत कुछ समझाना चाह रही हूँ, लेकिन टाइम की कमी है, एक वीडियो में सारा कवर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है फ्रेंड, जैसे जो ये वाद मैंने लिखे हैं, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, छायावादोत्तर है या प्रगतिवादी है, इन सब को लेकर और इन सब कवियों को लेकर मैं एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, जिससे आप इन कवियों के बारे में भी जानेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि आप जब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी। जैसे मैं यहाँ बहुत कुछ समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिखा है मुक्तिबोध, तो इनका पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये नाम बहुत कम लोगों को पता है। और बाकी इतने सारे जो कवि मैंने लिखे हैं इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है जो आपको देनी है, और वो जानकारी देने के पीछे मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि आप लोग जब एग्जाम देने जाओ तो एक नंबर से भी आप ना रहें। एटलीस्ट हिंदी की तो आप मेरे ऊपर पूरी जिम्मेवारी छोड़ दीजिए कि आपका एक भी नंबर कम नहीं होने दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे। और आपको अगर अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो उसको शेयर भी आप कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, लाइक करें। फ्रेंड्स आपके कमेंट्स और लाइक जो है मुझे प्रेरित करते हैं और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।